आप जानते ही होंगे कि 1 जनवरी 2021 से ऐसे बिजनेसेस जिनका टर्नओवर पिछले 3 सालों में से किसी भी एक साल में यदि 100 करोड़ से अधिक था, तो उनके लिए ई-इनवॉइस लागू कर दिया गया है। और जीएसटी डिपार्टमेंट के प्लान के अनुसार 1 अप्रैल 2021 से ये सभी बिजनेसेस पर लागू कर दिया जाएगा। ई-इनवॉइस की मदद से जीएसटी कंप्लायंसेस के सिंप्लीफाई होने की उम्मीद है। इसके लिए आपको दिन प्रतिदिन किए जाने वाले ट्रांजैक्शंस में और जीएसटी कंप्लायंसेस में महत्वपूर्ण बदलाव लाने होंगे। हम समझते हैं कि यह आपके लिए पूरी तरह नया कॉन्सेप्ट है और आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि यह आपके बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करेगा और आप इसे कैसे अपना पाएंगे। जैसा कि हमने जीएसटी लॉन्च के समय किया था, इस बार भी हम आपको इसे सरलता से समझने और आसानी से अपनाने में मदद करना चाहते हैं। टैली पिछले 3 दशकों से भी अधिक समय से अपने कस्टमर्स की उम्मीदों के सामने खरा उतरता आया है और जब भी गवर्नमेंट ने टैक्स रिजीम में बड़े बदलाव या चेंजेस किए, तब टैली ने अपने कस्टमर्स की सुविधाओं के लिए इन्हें प्रस्तुत किया, जिससे कि कस्टमर्स या आप सभी इसे आसानी से अपना सकें। अप्रैल 2005 में वैट इंट्रोड्यूस किया गया, जो एक बड़ा चेंज था और टैली ने इसे अपने नए फीचर्स के साथ प्रस्तुत किया, जिससे कि आप सभी को इसे अपनाने में सुविधा हुई। इसी तरह से जुलाई 2017 में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। टैली ने इस बार फिर जीएसटी को एक सरल और आसान तरीके से प्रस्तुत किया और सभी कस्टमर्स ने इजीली जीएसटी को अडॉप्ट किया। बेस्ड ऑन टर्नओवर, अब जीएसटी डिपार्टमेंट ने ई इनवॉइसेस को इंट्रोड्यूस किया और एज ए प्लान फेज मैनर में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रस्तुत किया। अक्टूबर 2020 में 500 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाली बिजनेसेस के लिए इन्हें लागू किया गया। इसके बाद जनवरी 2021 से ऐसे बिजनेसेस जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से अधिक है या पिछले 3 सालों में से किसी भी साल में 100 करोड़ से अधिक रहा है, उनके लिए ई इनवॉइसेस को इम्प्लीमेंट किया गया। हाल ही में अप्रैल 2021 से ऐसा उम्मीद किया जाता है कि अब ये ई इनवॉइसेस सभी बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होंगे। हम चाहते हैं कि हम इस बार फिर आपको ई इनवॉइसेस का उसी तरह से सुविधापूर्वक अनुभव दे पाएं, जिससे कि आप टैली का इस्तेमाल करके, यूज करके इस नए चेंज को आसानी से अडॉप्ट कर पाएं। थैंक यू टू यू ऑल कि आप इस पूरी जर्नी में आप हमारे साथ रहे। आज का पूरा सेशन 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में हम जानेंगे डोमेन के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि ई इनवॉइस क्या है, क्या नया चेंज हुआ है इस ई इनवॉइस की वजह से, इस ई इनवॉइसिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, इसके लिए आपको क्या-क्या तैयारियां करनी होंगी, कितने तरह से आप ई इनवॉइस जनरेट कर पाएंगे, ई इनवॉइस में क्या डिटेल्स भरी जाती हैं या प्रोवाइड की जाती हैं, ई इनवॉइस का परचेस साइकिल पे क्या असर होगा, किसी भी टैक्स पेयर पे ई इनवॉइसिंग का क्या असर होगा, यदि किसी तरह की चूक या गलतियां की गई हैं, तो ई इनवॉइसिंग में उन एक्सेप्शंस को हम कैसे हैंडल करेंगे। दूसरे भाग में हम टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, जहां ये पता लगाएंगे कि टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करेगी ई इनवॉइस में, टेक्नोलॉजी ही क्यों महत्वपूर्ण है इस पर्टिकुलर पूरे ई इनवॉइस को इम्प्लीमेंट करने के दौरान, उसके बारे में जानेंगे। ई इनवॉइस के लिए जीएसटी में सुविधा प्रोवाइडर यानी कि जीएसपी का क्या रोल है, क्या भूमिका है, उसके बारे में जानेंगे। और
ई इनवॉइस को अपनाने के लिए आपको क्या चाहिए उसके बारे में पता लगाएंगे। तीसरे भाग में हम ये जानेंगे कि ये टैली की मदद से, टैली प्राइम की मदद से आप कैसे कर सकते हैं, जिसमें हम प्रोडक्ट का लाइव डेमो या वॉक थ्रू देखेंगे और कितने तरह के बिजनेस टाइप या प्रोसेसेस हैं जिसमें आपको ई इनवॉइसिंग को अडॉप्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये पूरा सेशन ओवरव्यू है जो हम आज पूरा कवर करेंगे। ई इनवॉइस क्या है? तो ई इनवॉइस एक इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा ट्रांजैक्शनल डॉक्यूमेंट है जो किसी भी एक सप्लायर या कस्टमर के बीच में हुए टर्म्स या एग्रीमेंट को बताता है। इसमें जो डॉक्यूमेंट इंक्लूड होंगे वो होंगे बिजनेस टू बिजनेस बिलिंग या ट्रांजैक्शंस, बिजनेस टू गवर्नमेंट यानी कि B2G इनवॉइसेस, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, रिवर्स चार्ज इनवॉइसेस, आउटवर्ड सप्लाईज फॉर रिवर्स चार्ज, आइटम या सर्विसेज दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स। तो ये सभी डॉक्यूमेंट ई इनवॉइस में कवर होंगे। हम यह भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली प्रेजेंट किया हुआ डॉक्यूमेंट या इनवॉइस जो कस्टमर को पेमेंट के लिए दिया गया है उसे हम ई इनवॉइस कह सकते हैं। ई इनवॉइसिंग क्यों आवश्यक है? टैक्स पेयर को आज कई सारी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, जैसे जो खरीदार है या बायर है वो इस बात के लिए श्योर नहीं हो पाता कि उसका इनवॉइस वैलिड है, सही है या नहीं है। ई इनवॉइसिंग के दौरान या ई इनवॉइसिंग की वजह से अब जो कस्टमर है वो अपने इनवॉइस को क्यूआर कोड की मदद से ट्रैक कर सकता है और वेरीफाई कर सकता है कि उसका इनवॉइस सही है। कस्टमर को अपने वेंडर से फॉलो अप करना पड़ता है कई बार, क्योंकि वेंडर द्वारा इनवॉइस टाइमली अपलोडेड जीएसटी पोर्टल पर नहीं किया जाता। ई इनवॉइसिंग की वजह से 24 घंटे के तुरंत बाद आपका इनवॉइस जीएसटी रिटर्न में जाके अपलोड हो जाता है या रिफ्लेक्ट करने लगता है, जिससे आपके रिटर्न में ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो अब आपको फॉलो अप करने की जरूरत नहीं होगी। जीएसटी रिपोर्ट्स बनाने के लिए बायर अपने इनवॉइसेस अपलोड करता है, सेलर अपने इनवॉइसेस अपलोड करता है और इस वजह से मिसमैचेस होने की संभावनाएं होती हैं। ई इनवॉइसिंग में सिर्फ सेलर को ही इनवॉइसेस अपलोड करना है जो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होंगे कस्टमर के रिटर्न्स में, तो मिसमैच होने के चांसेस यहां पर नहीं रहेंगे। इसके अलावा आप ई इनवॉइस के साथ ई वे बिल यदि आपको जनरेट करना है तो आपको 2 बार काम करना होता है या 2 अलग अलग एक्टिविटी करनी होती है। ई इनवॉइस में ई वे बिल उसके साथ ही जनरेट हो जाता है, तो आपको डबल काम करने की आवश्यकता नहीं है। इनवॉइसेस को अपलोड करना और रिटर्न जनरेट करना आज आपके लिए 2 अलग अलग काम हैं। ई इनवॉइसिंग की वजह से अब ये काम नहीं रहेंगे। अब आपको सिर्फ एक ही काम करना है, सिर्फ आपके इनवॉइस अपलोड करना है जो आपके रिटर्न को ऑटोमेटिकली कंप्लीट करेंगे। एनुअल रिटर्न को रिकंसाइल करना और बनाना ये भी अपने आप में एक टीडियस जॉब है, जो एक मुश्किल काम है, क्योंकि अब ई इनवॉइस आप अपलोड करेंगे और वो आपके रिटर्न्स में ऑटो पॉपुलेट होंगे, तो आपको रिटर्न्स को रिकंसाइल करने के लिए या एनुअल रिटर्न्स को मैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या चेंज हुआ है? तो यहां हम जानेंगे कि क्या ऐसे पर्टिकुलर चेंजेस हुए हैं जो प्रेजेंट इनवॉइस सिस्टम में है और ई इनवॉइसिंग में अब बदल जाएंगे। तो सबसे पहले क्या एप्लीकेबिलिटी है?
तो प्रेजेंट इनवॉइस सिस्टम में टैक्स जो है या इनवॉइस बनाना सभी टैक्स पेयर के लिए जरूरी है। ई इनवॉइस की बात करें तो इसको फेज मैनर में इंप्लीमेंट किया गया है। 1 अक्टूबर 2020 से 500 करोड़ से अधिक के टर्नओवर वाले बिजनेसेस के लिए, 1 जनवरी 2020 से 100 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले बिजनेस के लिए और बाकी बिजनेसेस के लिए 1 अप्रैल 2021 से इंप्लीमेंट होगा। ये सभी टर्नओवर पैन बेसिस पे कैलकुलेट किए जाते हैं, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में हो सकता है। इनवॉइसेस को जीएसटी पोर्टल पे रिपोर्ट करने के बारे में यदि हम बात करें तो आज का जो सिस्टम है उसमें जेसॉन के थ्रू या जेसॉन की मदद से हम इस डेटा को अपलोड करते हैं। ई इनवॉइस के रिजिम में यदि हम देखेंगे तो स्ट्रक्चर्ड डेटा टेम्पलेट दिए गए हैं जिसमें मैंडेटरी इंफॉर्मेशन, जरूरी पैरामीटर्स या डेटा इंफॉर्मेशन आपको देना होता है और इसका डेटा आपके जीएसटी रिटर्न्स में ऑटो पॉपुलेट होता है। इनवॉइस रेफरेंस नंबर आईआरएन ये क्या है? प्रेजेंट इनवॉइस सिस्टम में आईआरएन का कोई इस्तेमाल नहीं होता। हम अपने सुविधा के अनुसार कोई एक सिक्वेंशियल इनवॉइस नंबर अभी यूज करते हैं। ई इनवॉइस के संदर्भ में यदि देखें तो आईआरएन एक 64 कैरेक्टर का यूनिक रेफरेंस नंबर है जो हैश जनरेशन एल्गोरिथम की मदद से जनरेट होगा। क्यूआर कोड या क्विक रिस्पांस कोड आज के इनवॉइसिंग सिस्टम में इस तरह का कोई वैलिडेटेड क्यूआर सिस्टम इनवॉइस पे इस्तेमाल नहीं होता या उसकी जरूरत नहीं होती है। ई इनवॉइसिंग की यदि हम बात करें तो जो भी इनवॉइसेस आईआरपी पोर्टल के थ्रू प्रमाणित होंगे, वैलिडेट होंगे या जनरेट होंगे, उन पर क्यूआर कोड या क्विक रिस्पांस कोड अवेलेबल होगा। अमेंडमेंट्स या कैंसिलेशन की बात करें तो आज की स्थिति में हम इनवॉइस में जीएसटी पोर्टल पर जाकर यह सारे चेंजेस या अमेंडमेंट कर सकते हैं या उससे पहले भी अपने इनवॉइसेस में हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। ई इनवॉइस के केस में आप किसी भी इनवॉइस को यदि आप आईआरपी पोर्टल से वैलिडेट कर चुके हैं तो अगले दिन आधी रात 12 बजे के पहले पहले उसको कैंसिल किया जा सकता है। उसके बाद यदि करना है तो जीएसटी पोर्टल की मदद से किया जा सकेगा। आईआरपी पोर्टल पर कैंसिल करने के पहले आपको ध्यान रखना होगा कि यदि कोई ई वे बिल उसके साथ आपने जनरेट किया है तो उसे पहले कैंसिल करना जरूरी है। कुछ कॉमन क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि क्या B2C सप्लाईज को भी आपको रिपोर्ट करना होगा या ई इनवॉइस B2C सप्लाईज के लिए भी जनरेट करने होंगे? जवाब है नहीं। फिलहाल बिजनेस टू कंज्यूमर यानी कि B2C इनवॉइसेस को रिपोर्ट नहीं करना होगा, इन पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस या B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट इनवॉइसेस पर ही एप्लीकेबल है। आईआरपी क्या है या इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल क्या है? आईआरपी एक वेबसाइट है जिसका उपयोग इनवॉइसेस को अपलोड करने या रिपोर्ट करने के लिए किया जाएगा। तो ई इनवॉइसिंग के दौरान जब आप अपने इनवॉइसेस को रिपोर्ट करेंगे तो वो आईआरपी पोर्टल पे प्रोसेस होंगे। ई इनवॉइस की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। किसी भी ई इनवॉइस में क्या डिटेल्स होनी चाहिए उनके बारे में जान लेते हैं। तो आप अभी जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो टैली का एक स्टैंडर्ड इनवॉइस फॉर्मेट है जो आईआरपी से वैलिडेट होने के बाद अपडेट हुआ है
और ये पता चलता है इसके टॉप हेडर में जो क्यूआर कोड प्रिंट होता है, इसके साथ इसका IRN नंबर, जो कि इसको एक्नॉलेजमेंट देता है और इसको ऑथराइज करता है कि ये वैलिडेटेड ई इनवॉइस है। यदि डिटेल्स में जाएंगे तो सेलर का डिटेल, उसके नाम, एड्रेस, GSTN, पिन कोड इसमें इंपॉर्टेंट है। खरीदार की डिटेल, तो उसमें भी नाम, एड्रेस, उसका GSTN नंबर, पिन कोड, कंसाइनी यदि है तो उसका डिटेल, कहाँ से डिस्पैच किया गया है उस स्थान या जगह का नाम, आइटम की डिटेल जिसमें आप क्वांटिटी, रेट, यूनिक क्वांटिटी कोड और अमाउंट, उसका HSN नंबर, इनवॉइस डिटेल्स जिसमें इनवॉइस का नंबर, डेट, डिस्काउंट या उसके और अधिक डिटेल्स। यदि आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका पोर्ट कोड, शिपिंग बिल नंबर, कंट्री कोड, और यदि आप ई वे बिल भी जनरेट करने वाले हैं तो ट्रांसपोर्टर, डिस्टेंस, मोड, पिन कोड वगैरह, ये सारी डिटेल्स आपको इसमें प्रोवाइड करना कंपलसरी है। क्या कोई एक फिक्स जगह है आपके इनवॉइस में क्यूआर कोड को प्रिंट करने के, दिखाने के लिए? नहीं, ये पूरे इनवॉइस में कहीं भी प्रिंट किया जा सकता है। किसी भी इनवॉइस में कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम लाइंस आप ऐड कर सकते हो, या एक इनवॉइस में कितनी नंबर ऑफ आइटम्स आप बिल कर सकते हो जो ई इनवॉइस में वैलिडेट की जा सके। तो इसका लिमिट अभी फिलहाल के लिए 1000 है। रिक्वायरमेंट के बेसिस पे गवर्नमेंट या GST डिपार्टमेंट इसको अपडेट कर सकता है भविष्य में। हालांकि टैली में ऐसा कोई लिमिट नहीं है। क्या IRN को प्रिंट करना इनवॉइसेस पे जरूरी है? ये हालांकि ऑप्शनल है, बट किसी भी इनवॉइस में क्यूआर कोड के साथ IRN को भी प्रिंट किया जाए, ऐसा हम आप सभी को सजेस्ट करना चाहते हैं, जिससे कि इनवॉइस पे ही IRN नंबर को भी देखा जा सके क्यूआर कोड के साथ। अब जानते हैं कि ई इनवॉइसिंग के लिए तैयार कैसे होना है या क्या तैयारियां करनी होंगी। सबसे पहले तो डिपार्टमेंट द्वारा निर्धारित की गई टर्नओवर की लिमिट में यदि आप आते हैं तो, या उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट में आप आते हैं तो डिपार्टमेंट से आपको एक कम्युनिकेशन आएगा, एक ईमेल आएगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि ई इनवॉइसिंग आपके लिए एप्लीकेबल है। ये कम्युनिकेशन मिलने के बाद आप IRP यानी कि इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। इस पे लॉगिन करने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे सारी डिटेल्स डालने के साथ। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको अपना प्रिफर्ड GST सुविधा प्रोवाइडर, जो कि आपके एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी कि API के द्वारा ई इनवॉइस जनरेट करने में आपको मदद करेगा, उसे सिलेक्ट करना होगा। ये करने के साथ अब आप तैयार हैं ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए। स्टेप्स क्या होंगी इसकी? पहला, आप einvoice1.gst.gov.in पे आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आप अपने ई वे बिल पोर्टल के क्रेडेंशियल्स यदि आपके पास हैं तो उसे आप यूज कर सकते हैं। यदि नहीं है तो आप एक नया रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पे जाके कर सकते हैं। तो इस तरह से वेबसाइट आपको दिखेगा जिस पे आप अपना ई इनवॉइसिंग सिस्टम लॉगिन बना सकते हैं। यदि आप इस पोर्टल पे देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्रिएट API यूजर का एक मेनू दिखेगा, जो आपको हेल्प करेगा एक API यूजर
क्रिएट करने के लिए। इसको वैलिडेट करने के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, जिसके डालने के बाद आप एपीआई यूजर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप जीएसपी सिलेक्ट करेंगे, जो आपके पेज पे दिखाई दे रहा है, थ्रू जीएसपी। और जैसा कि आप जानते हैं कि टैली एक जीएसपी है, तो इस लिस्ट में आपको टैली का नाम दिखेगा और वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आप यूजर नेम में अपना यूजर नेम देंगे, जैसे यहाँ पर API_ पहले से लिखा होगा, और आप अपना यूजर नेम आगे इसमें डिफाइन कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप मैनेजर लिख रहे हैं, तो आपका यूजर नेम होगा API_मैनेजर। पासवर्ड आप अपनी सुविधा अनुसार देकर इसे जनरेट कर सकते हैं। ई इनवॉइस और उसके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं, और इसको हम बिजनेस बेनिफिट्स के संदर्भ में देखेंगे। ई इनवॉइस जो बड़े गैप्स हैं, जो डेटा रिकंसिलिएशन में आज जीएसटी सिस्टम में आपको अलग अलग तरह के मिसमैचेस या एरर प्रोवाइड करता है, उनको दूर करेगा। बिजनेस बेनिफिट इसका क्या होगा? आपकी गलती होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। आपका रिटर्न बहुत तेजी से पूरा होगा, क्योंकि आपका डुप्लीकेशन ऑफ वर्क या रिडंडेंसी ऑफ वर्क कम हो जाएगा। एक ही डॉक्यूमेंट को मल्टीपल रिपोर्ट्स के लिए बार बार पोर्टल पर अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। कोई भी सॉफ्टवेयर इंटरपोर्टेबिलिटी स्टैंडर्डाइज ई इनवॉइस फॉर्मेट के थ्रू इसको किया जा सकता है। बिजनेस बेनिफिट क्या होगा? आप अपने काम को, जो कि इनवॉइस वेंडर्स को देना है, वो अपने सॉफ्टवेयर की मदद से ई इनवॉइस जनरेट करके आप आसानी से कर पाएंगे। तो ई इनवॉइस एक स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा आपके अपने कस्टमर्स को देने के लिए, जो सिस्टम द्वारा आसानी से समझा जा सकेगा। इनवॉइसेस पे जो जरूरी इंफॉर्मेशंस हैं वो ऑटो पॉपुलेट होंगी। ई वे बिल से रिलेटेड जो पार्ट ए की इंफॉर्मेशंस हैं, खास तौर से वो जनरेट की जा सकेगी। इससे बिजनेस का बेनिफिट ये है कि आपका मल्टीपल पोर्टल पर जाकर अलग अलग इंफॉर्मेशन को जनरेट करने में या मैन्युअल डेटा एंट्री में जो टाइम जाता है वो अब कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशंस अब ऑटो पॉपुलेट होंगी। जैसे आप ई इनवॉइस जनरेट करेंगे, उसके साथ आप ई वे बिल की डिटेल भी यदि प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसकी पार्ट ए इंफॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेट की जा सकेगी। ई इनवॉइस की मदद से इनपुट टैक्स क्रेडिट इमीडिएटली प्राप्त किया जा सकेगा। बिजनेस बेनिफिट, आपका कैश फ्लो इंप्रूव होगा। तो जो अभी मिसमैचेस होते हैं या एरर्स होती हैं, रिकंसिलिएशन में टाइम लगता है, आपका क्रेडिट जो आपको मिलना चाहिए वो रुका रहता है, तो ये सिस्टम ऑटोमेटिक होने की वजह से इसमें तेजी आएगी और आपके कैश फ्लो में आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। आपको इनवॉइस वाइज इंफॉर्मेशन सबमिट करना जरूरी है। ई इनवॉइस में आप अपने बिजनेस की ग्रोथ पे और दूसरे जरूरी कामों में ध्यान दे सकते हैं, बजाय के रिटर्न फाइलिंग में। तो क्योंकि आपने इनवॉइस में जरूरी इंफॉर्मेशन पहले से प्रोवाइड की है, सबमिट की है, और गवर्नमेंट का सिस्टम उसको डायरेक्ट रीड कर सकता है, समझ सकता है, तो अब रिटर्न ऑटो पॉपुलेट होंगे और आपको उसमें समय ज्यादा नहीं गंवाना पड़ेगा या लगाना पड़ेगा, और आप अपने बिजनेसेस में ध्यान दे पाएंगे। अब किसी भी टैक्स पेयर पे ई इनवॉइस का क्या इम्पैक्ट होगा? तो सबसे पहला इम्पैक्ट ये है कि अब आपको अपने ईआरपी सॉफ्टवेयर को गवर्नमेंट पोर्टल्स के साथ कनेक्ट करना होगा। जैसे
IRP के साथ, ई-वे बिल के साथ या GSTN पोर्टल के साथ, सो दैट कि आप अपनी सॉफ्टवेयर से ये सारी इंफॉर्मेशंस, जो ज़रूरी इंफॉर्मेशंस इन पोर्टल्स पर जानी चाहिए, उनको आप कनेक्ट करके इंटीग्रेट कर सकें। दूसरा, आपको अपने प्रोसेसेस में जो ज़रूरी चेंजेस हैं वो लाने होंगे या उन्हें अडॉप्ट करना होगा, जो आपको डिसिप्लिन में रखने में मदद करेंगे। जैसे इनवॉइसेस को मॉडिफाई करना या डिलीट करना, इस तरह की चीज़ें अब आप नहीं कर सकते। इनवॉइसेस टाइमली आपको बनाने होंगे। इसी तरह के प्रोसेसेस अब आपको फॉलो करने होंगे। परचेस साइकिल पे ई इनवॉइस का क्या इम्पैक्ट होगा? आपको अपने वेंडर्स की इंफॉर्मेशन चेक करनी होगी या पता करना होगा कि क्या वो ई इनवॉइस के लिए कॉम्प्लायंट है। इसका मतलब आपके पास जो इनवॉइसेस आ रहे हैं उस पे IRN नंबर होना ज़रूरी है, सो दैट कि वो जो ITC क्लेम उस इनवॉइस में आया है उसको आप ले सकें या आपको क्लेम मिल सके। दूसरा, जो इनवॉइसेस पे IRN नंबर या QR कोड प्रोवाइड किया गया है आपके वेंडर द्वारा, उसे आप डिपार्टमेंट के द्वारा दी गई मोबाइल ऐप के थ्रू आप वैलिडेट कर सकते हैं कि क्या वो इनवॉइस की डिटेल्स सही हैं, जो गवर्नमेंट पोर्टल पे हैं, या आपको जो इनवॉइस में दी गई हैं वो इंफॉर्मेशन मैच करती हैं या नहीं। तो ये दो इंफॉर्मेशन या दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो आपको परचेस साइकिल में इम्पैक्ट करेंगे ई इनवॉइस के केस में। ई इनवॉइस में यदि किसी तरह की गलती या चूक हो गई है तो उसे कैसे संभाला जाए या ठीक किया जाए, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला सवाल इसमें आता है कि तब क्या करें जब ई इनवॉइस जनरेट करना भूल गए हैं। कोई भी इनवॉइस जिस पे कि IRN नंबर नहीं है, GST के मुताबिक वो एक इनवैलिड इनवॉइस कहा जाएगा और उसे इनवॉइस कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस केस में नॉन इशुएंस ऑफ इनवॉइस के मुताबिक जो टैक्स उस इनवॉइस पे बनता है उसका 100% या 10,000, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा हो वो आपको देना होगा पेनल्टी के रूप में। इसके अलावा गलत इनवॉइसिंग के लिए 25,000 की पेनल्टी अलग से है। यदि ई इनवॉइस जनरेट कर दिया गया है तो उसे सुधारा कैसे जा सकता है? यदि एक बार किसी ई इनवॉइस को जनरेट किया जा चुका है तो उसमें किसी भी तरह के मॉडिफिकेशन या चेंजेस या सुधार नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कि आपने गलती कर दी है ई इनवॉइस में, तो अब आप क्या करेंगे? इनवॉइस जनरेट होने के बाद अगले 24 घंटे में या फिर अगले दिन रात के 12 बजे से पहले आप उस ई इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हैं और उसके बदले में एक नया इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। यदि 24 घंटे की सीमा समाप्त हो चुकी है तब फिर आपको क्रेडिट नोट या डेबिट नोट के द्वारा एक करेक्ट इनवॉइस फिर से अपलोड करना होगा, जो कि आपके पहले किए गए इनवॉइस को नलीफाई करेगा या अपडेट करेगा। यदि किसी ई इनवॉइस में कंज्यूमर का डिटेल था और बाद में उसने आपको GSTIN नंबर दिया
तो क्या आप उसे B2B में कन्वर्ट कर सकते हैं या बदल सकते हैं? ऐसा कोई मॉडिफिकेशन का ऑप्शन नहीं है। आपको जीएसटी क्रेडिट नोट प्रोवाइड करना होगा, जो कि 6 महीने के अंदर ही हो सकता है। दूसरा, आपको एक नया B2B ई इनवॉइस जनरेट करना होगा। यदि मेरे सप्लायर ने ई इनवॉइस के स्थान पर एक नॉर्मल इनवॉइस जनरेट कर दिया है, जिस पे कोई आईआरएन नंबर नहीं है, तो क्या होगा? यदि आपको बिना आईआरएन के कोई इनवॉइस जनरेट किया गया है, दिया गया है और आपने सामान खरीदा है, खरीदारी की है, तो उस पे जो टैक्स है उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे इनवॉइस को जीएसटी इनवैलिड करार देगा। यदि आप लास्ट मंथ में इनवॉइस अपलोड करना भूल गए हैं या ई इनवॉइस जनरेट करना भूल गए हैं, तो क्या इस मंथ में आप जनरेट कर पाएंगे? नहीं। आप ई इनवॉइस करंट मंथ के लिए ही जनरेट कर सकते हैं। हाँ, फिलहाल में गवर्नमेंट ने या जीएसटी डिपार्टमेंट ने रिलैक्सेशन के तौर पे आईआरपी पोर्टल के अलावा जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने के पहले आप अपने इनवॉइसेस को मॉडिफाई या अपडेट कर सकते हैं। कैसे पता लगाएं कि ई इनवॉइस को आईआरपी पोर्टल यानी कि इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल द्वारा अप्रूव किया जा चुका है? जब भी इनवॉइस को आईआरपी पोर्टल द्वारा अप्रूव या वैलिडेट किया जा चुका होगा, तब उस पे आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, यानी कि क्विक रिस्पॉन्स कोड मिलेगा, जो कि कस्टमर सप्लायर के जीएसटीआईएन नंबर, इनवॉइस नंबर, डेट, आइटम्स के एचएसएन कोड इत्यादि को मिलाकर बनता है। हाँ, यह बात आपको ध्यान रखनी होगी कि ये क्यूआर कोड आपको इनवॉइस का स्टेटस नहीं बताएगा। ये आपको सिर्फ इनवॉइस की इंफॉर्मेशन बताएगा और आप उसे वैलिडेट कर सकते हैं। क्या आईआरपी पोर्टल किसी इनवॉइस को रिजेक्ट कर सकता है? आईआरपी पोर्टल किसी भी इनवॉइस को जरूरी इंफॉर्मेशन के लिए चेक करेगा। हो सकता है कि आपने दोबारा एक ही नंबर के इनवॉइस को फिर से ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए अपलोड किया हो, तो इस तरह की एरर्स के लिए आईआरपी पोर्टल आपके इनवॉइस को रिजेक्ट कर देगा। मान लीजिए कि आपने 1 अप्रैल को एक इनवॉइस बनाया था और आप उसका ई इनवॉइस जनरेट करना भूल गए हैं और आज 5 अप्रैल है, तो क्या आज आप ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं? आईआरएन जनरेशन का प्रोसेस 72 घंटों में पूरा हो जाना चाहिए। इसका मतलब 1 अप्रैल के इनवॉइस को अब आप 5 अप्रैल को अपलोड नहीं कर सकते हैं। हालांकि डिपार्टमेंट ने अभी इस बात के लिए अलाउ किया है कि आप जीएसटी रिटर्न फाइल करने के पहले अपना ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। आपने पिछले महीने एक सेल्स इनवॉइस बनाया था और उसको ई इनवॉइस पोर्टल पे अपलोड करना भूल गए हैं, तो क्या इस महीने आप उसका ई इनवॉइस जनरेट कर पाएंगे? नहीं। आप इसी मंथ के इनवॉइस का ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। हालांकि डिपार्टमेंट ने फिलहाल के लिए रिलैक्सेशन दिया है और जब तक आपके रिटर्न फाइल नहीं होते उसके पहले आप ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। क्या एक ही पैन के अंदर मल्टीपल जीएसटीआईन्स को आपस में ई इनवॉइस जनरेट करना होगा?
हाँ, यह एप्लीकेबल होगा। क्या आईआरपी यानी कि इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल ई इनवॉइस की डिटेल्स को स्टोर करके रखेगा? नहीं, आईआरपी सिर्फ आपके इनवॉइस की इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करेगा और प्रमाणित करने के लिए क्यूआर कोड और आईआरएन रेफरेंसेस के साथ आपको वापस भेज देगा। साथ ही जरूरी जीएसटी पोर्टल्स यानी कि GSTR1 या ई-वेब पोर्टल पे जो डेटा उसे भेजना है वो भेज देगा। इसके अलावा वो इस डेटा को स्टोर करके नहीं रखेगा। आइए जानते हैं कि कितने तरह से आप ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ई इनवॉइस कितने तरीकों से या कितनी तरह से जनरेट किया जा सकता है। ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए आईआरपी पोर्टल कई तरह से आपको सुविधाएं देगा। ऐसे बिजनेसेस जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से अधिक है, उनके लिए एक बिजनेस पोर्टल दिया गया है जो डायरेक्ट अपने इनवॉइसेस आईआरपी पोर्टल पे दे सकते हैं। दूसरा तरीका डायरेक्ट एंट्री का है, जहां पे यूजर लॉगिन करने के बाद मैन्युअली इनवॉइस की डिटेल पोर्टल पे डाल देंगे और वहीं से आप ई इनवॉइस जनरेट कर पाएंगे। तीसरा तरीका जो सबसे कॉमन, महत्वपूर्ण और प्रचलित तरीका होगा, जीएसपी की मदद से, यानी कि आपका जो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर है, जैसे इस केस में हम बात करते हैं टैली की, तो टैली एपीआई के थ्रू जीएसपी है वो कनेक्ट होगा आईआरपी से और आप अपने इनवॉइसेस आईआरपी पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अगला तरीका एसएमएस के थ्रू है, जिसमें एक निर्धारित फॉर्मेट में आप एसएमएस के थ्रू भी इनवॉइस जनरेट कर पाएंगे। मोबाइल ऐप भी आपको मिलेगा जिसकी मदद से भी आप आईआरपी पोर्टल पे अपना ई इनवॉइस जनरेट कर पाएंगे। और आखिरी तरीका जो है वो ऑफलाइन टूल है, जिसमें आप एक्सेल की मदद से डेटा एक ऑफलाइन यूटिलिटी में वैलिडेट करके उसका जेसॉन फाइल जनरेट करके आप आईआरपी पोर्टल पे अपलोड कर देंगे, जिससे आपके ई इनवॉइस जनरेट किए जा सकेंगे। टेक्निकल सेक्शन से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन है तो उसके बारे में देखते हैं। यदि आप किसी भी तरह का फीडबैक या किसी इशू के बारे में हेल्प चाहते हैं ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड, तो कौन से माध्यम इसके लिए आपके पास हैं? किसी भी तरह के टेक्निकल इशू, चाहे वो एपीआई से रिलेटेड हो, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो, ऑफलाइन यूटिलिटी से रिलेटेड हो, जीएसटी के सेल्फ सर्विस पोर्टल selfservice.gstsystem.in पर जाकर आप अपना रिक्वेस्ट अपडेट कर सकते हैं और एक टिकट जनरेट कर सकते हैं। यदि आप किसी प्रकार का फीडबैक या सजेशन ई इनवॉइस को लेकर देना चाहते हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं ई डैश या हाइफन invoice@gstn.org.in पर। ई इनवॉइस में टेक्नोलॉजी किस प्रकार काम करेगी या मदद करेगी, इसको एक उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि शाह ट्रेडर्स एक बिजनेस है जो सप्लायर है, रॉय ट्रेडर्स एक कस्टमर है। शाह ट्रेडर यहाँ पर टैली को इस्तेमाल करके उससे एक इनवॉइस जो कि B2B इनवॉइस होगा उसे जनरेट करेंगे और उस ई इनवॉइस को जनरेट करने के लिए वो टैली को एज ए जीएसपी इस्तेमाल करेंगे और ये इनवॉइस आईआरपी पोर्टल के ऊपर जाएगा। आईआरपी पोर्टल पे जाने के बाद आईआरपी पोर्टल इसको वैलिडेट करेगा, चेक करेगा
कि इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो सही है और इसका जो इनवॉइस नंबर यूनिक है पूरे साल के हिसाब से। वैलिडेट होने के बाद तुरंत ही आईआरपी पोर्टल डिजिटली साइंड वैलिडेटेड इनवॉइस जिस पर कि क्यूआर कोड होगा उसे दोबारा से टैली के पास यानी कि शाह ट्रेडर्स के पास भेज देगा। यही इनवॉइस अब जीएसटी सिस्टम पर भी चला जाएगा जो कि जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के लिए मदद करेगा। इनवॉइस के साथ यदि हमने ई वे बिल की जानकारियां प्रोवाइड की हैं तो वो भी आपके ई वे बिल पोर्टल पे अपडेट हो जाएंगी। क्योंकि आपका इनवॉइस जीएसटी सिस्टम पे जा चुका है तो आपके जीएसटी रजिस्टर में उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएंगी। साथ ही ये एक यूनिक इनवॉइस है, यूनिक इनवॉइस नंबर के साथ जीएसटी सिस्टम इसको जानकारी के लिए रख लेगा। इसी के साथ शाह ट्रेडर्स का GSTR 1 अपडेट होगा और रॉय ट्रेडर्स जो कि कस्टमर्स हैं उनके लिए GSTR 2A और 2B ये रिपोर्ट्स भी अपडेट हो जाएंगी। रॉय ट्रेडर्स अपने इनवॉइस पे क्यूआर कोड की मदद से उस इनवॉइस की डिटेल को वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसी के साथ क्योंकि ये डिजिटल साइंड इनवॉइस आया है जो आईआरपी पोर्टल से वैलिडेटेड है तो रॉय ट्रेडर्स को इमीडिएटली इसका आईटीसी भी अवेलेबल होगा जो GSTR 2A और 2B में उन्हें दिखाई देगा। अब इस ई इनवॉइस के प्रोसेस में टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण कुंजी है। ऐसा क्यों? इसको जानने के लिए हम समझते हैं कि टेक्नोलॉजी की मदद से ही आप ई इनवॉइस को आसानी से जनरेट कर पाएंगे। आप एक से ज़्यादा या बल्क संख्या में ई इनवॉइसेस को तेजी के साथ जनरेट कर पाएंगे। आप ई वे बिल के साथ ई इनवॉइस की जानकारी भी जल्द ही जनरेट कर पाएंगे या कम समय में जनरेट कर पाएंगे। आप ई इनवॉइस के डेटा और इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस कर सकते हैं या उसकी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं या चेक या वैलिडेट कर सकते हैं। स्मार्ट वैलिडेशंस की मदद से जो टेक्नोलॉजी की मदद से होगा उसके आप कंप्लायंसेस को यानी कि जीएसटी के रिटर्न फाइलिंग सिस्टम को वैलिडेशन मिल जाता है और आप एक सही कंप्लायंस सिस्टम को अडॉप्ट कर पाते हैं। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर जीएसपी ई इनवॉइस में इनका क्या योगदान है, क्या रोल है या भूमिका है, इसके बारे में जानते हैं। जीएसपी ऑथराइज्ड हैं किसी भी बिजनेस और इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के बीच में काम करने के लिए। क्योंकि कोई भी टैक्स पेयर डायरेक्ट आईआरपी पे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए जीएसपी ऑफिशियल गवर्नमेंट एप्लीकेशंस के द्वारा टैक्स पेयर्स को और गवर्नमेंट के पोर्टल को कनेक्ट करने में मदद करेगा अपनी एप्लीकेशंस के द्वारा। तो इस तरह से सेंट्रल इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल यानी कि आईआरपी जो कि गवर्नमेंट द्वारा मेंटेन किया जाएगा उसके और टैक्स पेयर के बीच में यह एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करेंगे। टैक्स पेयर जब अपना इनवॉइस अपलोड करेंगे तो जीएसपी उन्हें अपने सर्वर पर मैनेज या मेंटेन करेंगे और सुरक्षा के साथ उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी सर्वर पर अपलोड कर देंगे। इस प्रक्रिया को करने के लिए जीएसपीज सिक्योर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी कि एपीआई का इस्तेमाल करेंगे और इसको एक सुविधाजनक या सिंपल एप्लीकेशन के द्वारा
टैक्स पेयर्स को प्रोवाइड करेंगे। यदि संक्षेप में समझें तो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर आपको ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके लिए ई इनवॉइस की सुविधा उपलब्ध हो और आप पूरे विश्वास और भरोसे के साथ ई इनवॉइस का इस्तेमाल कर पाएं या ई इनवॉइस के प्रोसेस को अडॉप्ट कर पाएं। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आपको क्या चाहिए। आपको एक बहुत ही आसान, शक्तिशाली और इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम चाहिए जो आपको ई इनवॉइसेस जनरेट करने में मदद करे बिना किसी परेशानी के। यहाँ हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं और भरोसा दिलाना चाहते हैं कि टैली प्राइम आपको आसानी से ई इनवॉइसेस जनरेट करने में मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि टैली का नया अपडेटेड सॉफ्टवेयर टैली प्राइम किस तरह से आपकी मदद करेगा ई इनवॉइस जनरेट करने में। यदि ध्यान से देखें तो टैली प्राइम से आप इनवॉइस जनरेट करेंगे और क्योंकि टैली एक जीएसपी है यानी कि जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर है तो टैली एफर्टलेसली डायरेक्ट कनेक्टिविटी के थ्रू ये इनवॉइस आईआरपी पोर्टल पे भेज देगा। आईआरपी पोर्टल से वैलिडेट होने के बाद या प्रमाणित होने के बाद ये इनवॉइस जीएसपी यानी कि हमारे पोर्टल से होते हुए तुरंत ही टैली प्राइम में क्यूआर कोड और आईआरएन की इंफॉर्मेशन के साथ आपके इनवॉइसेस को ई इनवॉइस की तरह जनरेट कर देगा और आपका इनवॉइस कुछ ही क्षणों में तैयार हो जाएगा। इनवॉइस को ई इनवॉइस में जनरेट करने के लिए आप दो तरह से प्रोसेस कर सकते हैं। हर एक इनवॉइस को बनाने के दौरान आप उसी समय उसका ई इनवॉइस पे रजिस्ट्रेशन और उसका वैलिडेशन करके उसे ई इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं, या आप दिन के अंत में जितने इनवॉइसेस आपने जनरेट किए हैं उनका एक साथ भी ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। यदि आप टैली में एक एक करके इनवॉइस अपलोड करना चाहते हैं तो देखते हैं कि आप किस तरह कर पाएंगे। आप सबसे पहले अपना कस्टमर सिलेक्ट करेंगे, उसका एड्रेस, पिन कोड, जीएसटी डिटेल्स डालेंगे। जो भी प्रोडक्ट या आइटम आप उसे सेल करना चाहते हैं उसकी डिटेल आप प्रोवाइड करेंगे। ये डिटेल्स डालने के बाद आप जो भी रिलेवेंट या अप्रोप्रिएट सेल्स अकाउंट है वो आप सिलेक्ट करेंगे और ये सिलेक्ट करने के साथ ही आप देखेंगे नीचे नरेशन के ठीक ऊपर टैली प्राइम खुद से डिटेक्ट करके आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ई इनवॉइस की डिटेल्स प्रोवाइड करें। तो टैली ने खुद से डिटेक्ट करके आपको ये बताया कि इस पे ई इनवॉइस जनरेट करने की आवश्यकता होगी। डिटेल्स डालने के बाद जब आप इस ऑप्शन को यस करेंगे तो यहाँ आपको बिल टू प्लेस और शिप टू प्लेस का डिटेल डालना होगा और जब आप इस इनवॉइस को सेव करेंगे तो टैली आपसे पूछेगा कि क्या आप ई इनवॉइस जनरेट करना चाहते हैं, यस या नो। यस प्रेस करने पे इंस्टेंटली इसका ई इनवॉइस जनरेट होगा। नो प्रेस करने पे आप बाद में भी बल्क इनवॉइसेस पोस्टिंग के थ्रू सारे इनवॉइसेस जिनका आपने ई इनवॉइस जनरेट नहीं किया है उनका आप ई इनवॉइस जनरेट कर पाएंगे। यस प्रेस करने के बाद आपसे ई इनवॉइस लॉगिन के लिए पूछा जाएगा। तो जो एपीआई यूजर आपने आईआरपी पोर्टल पे रजिस्टर किया था या बनाया था उस क्रेडेंशियल को आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। यह एक सिंपल लॉगिन डिटेल है, आपको सिर्फ दिखाने और दर्शाने के पर्पज से। ये डिटेल डालने के बाद आप देखेंगे कि आपका ई इनवॉइस सक्सेसफुली जनरेट कर दिया गया। तो इस प्रोसेस के दौरान आपकी डिटेल्स यानी कि इनवॉइस की डिटेल ऑटोमेटिकली
IRP पोर्टल पर गई, वहां इसे वैलिडेट किया गया, प्रमाणित किया गया और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन के साथ यानी कि QR कोड और IRN के साथ इस इनवॉइस को फिर से आपके पास ला दिया गया। तो जब आप इस इनवॉइस को सिंक करके इसका ई इनवॉइस जनरेट कर पाएंगे तो आपके इनवॉइस में QR कोड और उसके रिलेवेंट इंफॉर्मेशन यानी कि एक्नॉलेजमेंट नंबर या IRN डिटेल ये आप अपने इनवॉइस में देख पाएंगे। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं कि टॉप हेडर सेक्शन में आपको QR कोड दिखाई दे रहा है और IRN की डिटेल्स भी यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। तो इस तरह से आप सिंगल इनवॉइस या एक एक इनवॉइस करके भी जनरेट कर सकते हैं। अब यदि आप एक साथ यानी कि बल्क इनवॉइसेस अपलोड करना चाहते हैं तो टैली प्राइम आपको सुविधा देता है कि आप सिलेक्ट करके कुछ स्पेसिफिक इनवॉइसेस या एक साथ सभी इनवॉइसेस को IRP पोर्टल पे GSP की मदद से यानी कि टैली GSP की मदद से आप उनका ई इनवॉइस जनरेट कर पाएंगे। तो बल्क इनवॉइसेस का प्रोसेस यदि हम टैली प्राइम में देखें तो आपको गो टू जो कि टॉप मेनू है एक सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ रिपोर्ट्स वहां जाना है और आप ई इनवॉइस रिपोर्ट को सर्च करेंगे। जब आप ई इनवॉइस रिपोर्ट ओपन करेंगे तो टैली प्राइम में आप देख पाएंगे कि ऐसे कितने इनवॉइसेस हैं जिनका IRN जनरेट करना अभी बाकी है। तो पेंडिंग सेक्शन में आपको अभी 4 इनवॉइसेस दिखाई दे रहे हैं। जब आप एक्सचेंज मेनू में जाएंगे और सेंड फॉर ई इनवॉइसेस पे क्लिक करेंगे तो टैली आपको ये चारों इनवॉइसेस की लिस्ट शो करेगा और यहाँ आपके पास ऑप्शन है या तो आप इनमें से कुछ इनवॉइसेस को स्पेस बार की मदद से सिलेक्ट करके सेंड बटन पे क्लिक करेंगे जिससे कि इन इनवॉइसेस के अगेंस्ट बल्क में ई इनवॉइस जनरेट होगा। तो यहाँ आप देखिए मैंने 2 इनवॉइसेस सिलेक्ट किए तो टैली ने प्रॉम्प्ट किया कि आपके 2 IRN जनरेट किए जा चुके हैं और अब आप यूजर नेम और पासवर्ड जो आपके API यूजर के क्रेडेंशियल्स थे प्रोवाइड करेंगे और इसके द्वारा टैली कनेक्ट करके जो सिलेक्टेड 2 इनवॉइसेस हैं उनके ई इनवॉइस जनरेट करेगा। तो इस तरह आपका डेटा IRP पोर्टल के साथ एक्सचेंज हुआ और टैली ने आपको कंफर्मेशन मैसेज दिया कि आपके 2 ई इनवॉइस जनरेट किए जा चुके हैं। इसी तरह यदि आप बिना सिलेक्ट किए सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो जो बचे हुए 2 इनवॉइसेस हैं या जितने भी इनवॉइसेस आपके बचे हुए होंगे उनके अगेंस्ट में आपका IRN जनरेशन प्रोसेस शुरू होगा। तो अब बचे हुए इनवॉइसेस को सिंक किया गया और टैली फिर से आपको कंफर्मेशन देगा कि आपके 2 इनवॉइसेस जनरेट किए जा चुके हैं। तो इस तरह से आप बल्क में ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं और अब आप ई इनवॉइस रिपोर्ट में जनरेटेड रिपोर्ट के अंदर आप ये सारे चारों इनवॉइसेस की डिटेल को देख सकते हैं कि उनका IRN नंबर और बाकी सारी डिटेल्स अपडेट की जा चुकी है। यदि आप ई इनवॉइस के साथ साथ ई वे बिल भी जनरेट करना चाहते हैं तो आप टैली प्राइम में इनवॉइस बनाते वक्त उसमें ई वे बिल की डिटेल भी प्रोवाइड करें, बाकी सब टैली प्राइम देख लेगा। यदि आप टैली प्राइम में देखना चाहते हैं कि ई वे बिल के साथ ई इनवॉइस कैसे जनरेट किया जाएगा तो उसका प्रोसेस देखते हैं। जब आप इनवॉइस बनाएंगे तो आप कस्टमर का नाम सिलेक्ट करते हैं, उसका एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल, सेल्स का अकाउंट और जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट की डिटेल आप प्रोवाइड करेंगे। ये डिटेल डालने के बाद अब आप नीचे नरेशन के ठीक ऊपर देखेंगे तो टैली प्राइम आपको एक मैसेज शो कर रहा है, प्रोवाइड GST ई वे बिल डिटेल और ई इनवॉइस डिटेल, यस और नो।
तो इनवॉइस बनाने के फ्लो के दौरान आप इसकी डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। यस करने के बाद आप ई इनवॉइस की डिटेल और ई वे बिल की डिटेल एक एक करके प्रोवाइड करेंगे। इसमें एड्रेस, पिन कोड और जो भी ज़रूरी इंफॉर्मेशंस हैं वो सभी प्रोवाइड करना कंपलसरी होगा। जैसे कि ट्रांसपोर्टर डिटेल में उसका आईडी, व्हीकल नंबर, ये इंफॉर्मेशन आपको डालना कंपलसरी है। ये इंफॉर्मेशन डालने के बाद आप ई इनवॉइस की डिटेल प्रोवाइड करेंगे और जब आप इस इनवॉइस को सेव करेंगे तो टैली आपको एक मैसेज दिखाएगा जिसमें ये इनवॉइस सिंक करने के बाद आपको सक्सेसफुल जनरेशन ऑफ ई वे बिल एज वेल एज ई इनवॉइस, ये दोनों काम हो चुके हैं, ऐसा इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ई इनवॉइस के साथ साथ ई वे बिल की इंफॉर्मेशन ई वे बिल के पोर्टल पे ऑटोमेटिकली जा चुकी है। और जब आप इनवॉइस को देखेंगे तो उसमें आपको क्यूआर कोड, आईआरएन नंबर जो कि ई इनवॉइस को प्रमाणित करने के लिए ज़रूरी है वो इंफॉर्मेशन रहेगी। साथ ही जो इनवॉइस नंबर है उसके साथ में आप देखेंगे तो ई वे बिल नंबर भी यहाँ आपको लिखा लिखा दिखाई देगा। तो इस प्रकार आपके इनवॉइस में ई वे बिल की डिटेल और ई इनवॉइस की डिटेल दोनों अब अवेलेबल है। यदि आप बाद में किसी भी इनवॉइस में बिना प्रिंट प्रीव्यू के उसकी सारी डिटेल्स चेक करना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड पे मोर डिटेल बटन को यूज करके आप ई इनवॉइस की डिटेल या ई वे बिल की डिटेल को देख सकते हैं या वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ई इनवॉइस ई वे बिल के साथ भी जनरेट कर पाएंगे। मान लीजिए कि आप आईआरपी पोर्टल से ऑनलाइन नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं या फिर जिस सिस्टम या मशीन पे आपका इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर है उस मशीन पे इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, तो टैली प्राइम आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप ऑफलाइन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन यानी कि जेसॉन फाइल जनरेट कर सकते हैं और पोर्टल पे यानी कि आईआरपी पोर्टल पे लॉगिन करके उस जेसॉन फाइल को अपलोड करके आप अपने ई इनवॉइस जनरेट कर पाएंगे। टैली प्राइम में ई इनवॉइस रिपोर्ट की मदद से आप सभी ई इनवॉइसेस को उनके स्टेटस के अनुसार एनालाइज कर सकते हैं। आइए इसे टैली प्राइम में देखते हैं। टैली प्राइम में गो टू मेनू की मदद से आप ई इनवॉइस रिपोर्ट को ओपन कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में आप सारे ई इनवॉइसेस के काउंट को उनके स्टेटस के अनुसार आप देख सकते हैं। जैसे अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस, ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसमें डेटा मिसमैच है या पूरी तरह से इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस में आप अंदर जाके उन स्पेसिफिक रीजंस के हिसाब से या उनकी कारणों के हिसाब से ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन्हें करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा कैटेगरी है मिसिंग इनवैलिड इंफॉर्मेशन। तो वैलिडिटी के हिसाब से यदि HSN या कोई और ज़रूरी इंफॉर्मेशन आपके इनवॉइस में मिसिंग है तो ऐसे इनवॉइसेस को यहाँ आप देख सकते हैं। यदि ई इनवॉइस सिस्टम ने आपके इनवॉइस को रिजेक्ट किया है तो उस इनवॉइसेस को आप यहाँ देख सकते हैं और ये भी पता लगा सकते हैं कि वो किस कारण से रिजेक्ट हुआ था, तो वो कारण भी आप यहाँ देख सकते हैं। पेंडिंग फॉर आईआरएन जनरेशन या फिर कैंसिलेशन, तो ऐसे इनवॉइसेस जिनका अभी आईआरएन जनरेशन नहीं हुआ है या इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ है या उनका कैंसिलेशन पेंडिंग है वो आपको यहाँ पता लग सकते हैं। यदि आपने एक्सपोर्ट ऑप्शन यूज करके आईआरएन जनरेट किया है यानी कि एक्सेल की मदद से, ऑफलाइन टूल की मदद से जनरेट किया है, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं।
ऐसे इनवॉइसेस जिनकी इंफॉर्मेशन मिसमैच हो चुकी है एज पर क्यूआर कोड। तो इसका मतलब कि आपने टैली प्राइम से इनवॉइसेस से ई इनवॉइस जनरेट कर लिए और करने के बाद आपने उन इनवॉइसेस में यदि कोई चेंज किया या मॉडिफिकेशन किया, गलती से किया हो सकता है, टैली ऐसे इनवॉइसेस को आइडेंटिफाई करके यहाँ शो करेगा और दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं वो भी आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। ऐसे इनवॉइसेस जिनका आईआरएन जनरेट हो चुका है वो इनवॉइसेस आप यहाँ से देख सकते हैं। ऐसे इनवॉइसेस जिनका आईआरएन कैंसिल किया जा चुका है वो इनवॉइसेस आप यहाँ देख सकते हैं। और एक्सक्लूडेड ट्रांजेक्शन्स, ऐसे इनवॉइसेस जिन पे ई इनवॉइस लागू नहीं होता या एप्लीकेबल नहीं होता, ऐसे इनवॉइसेस आप यूजर एक्सक्लूडेड ट्रांजेक्शन्स में देख सकते हैं। इन इनवॉइसेस को देखते समय आप आईआरएन रजिस्टर की मदद भी ले सकते हैं, जिससे आप सारे इनवॉइसेस को उनके स्टेटस के अनुसार आप देख सकते हैं और हर एक ऑप्शन में आप जाके अलग-अलग कमांड्स या बटन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप किसी इनवॉइस को एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं सिलेक्ट करने के बाद। गेट आईआरएन इन्फो का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप मैन्युअली आईआरएन का डेटा अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक बर्ड आई व्यू है सारे ई इनवॉइस का, जो आपको ई इनवॉइस रिपोर्ट में देखने को मिलता है। ई इनवॉइस जनरेट करने के बाद उसके कई स्टेटस हो सकते हैं, जैसे आपने उसे कैंसिल किया हो या आईआरपी पोर्टल के द्वारा उसे रिजेक्ट कर दिया गया। तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप एक ही जगह सारे इनवॉइसेस को या ई इनवॉइसेस को उनके स्टेटस के साथ देख सकें या देख पाएं। तो टैली प्राइम में जब आप ई इनवॉइस रिपोर्ट में आएंगे तो यहाँ आपको राइट हैंड साइड में F5 बटन दिखेगा जिसपे रिपोर्ट है आईआरएन रजिस्टर। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो सारे इनवॉइसेस की लिस्ट आपको दिखाई देगी और साथ में उनका स्टेटस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यदि आप इनवॉइस बनाते समय ई इनवॉइस जनरेट नहीं कर पाए हैं तो बाद में भी आप बचे हुए इनवॉइसेस जिनका ई इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ है उनका बल्क ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप ई इनवॉइस के लिए डायरेक्ट पोर्टल यूज करते हैं या फिर आप किसी अन्य सॉफ्टवेयर की सहायता से या किसी अन्य माध्यम की मदद से ई इनवॉइस जनरेट करते हैं, पर अकाउंटिंग के लिए आप टैली प्राइम का इस्तेमाल करते हैं या टैली प्राइम पे अकाउंटिंग करते हैं। तो इस स्थिति में आप ये चाहते हैं कि आपके सेल्स इनवॉइसेस में जो आईआरएन नंबर पोर्टल पे है वो मौजूद हो, जिससे कि आप अपने डेटा को ऑडिट करते समय या रिकंसाइल करते समय उस इंफॉर्मेशन को वैलिडेट कर सकें। ऐसा करने के लिए टैली प्राइम में अपडेट आईआरएन इंफॉर्मेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इस फीचर की मदद से आप आईआरएन टैली में अपने इनवॉइसेस में अपडेट कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि टैली से ई इनवॉइस जनरेट करने के दौरान टेक्निकल परेशानी होने की वजह से आईआरपी पोर्टल के द्वारा क्यूआर कोड न भेजा जाए और आपकी इनवॉइसेस अपडेट ना हो, या फिर आपका इनवॉइसेस रिजेक्ट हो गया है किसी इनवैलिड इंफॉर्मेशन की वजह से, या आपने इनवॉइसेस को मैन्युअली अपडेट किया हो। इनमें से किसी भी कारण से यदि आपके ई इनवॉइसेस में आईआरएन इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं हुए हैं तो टैली में गेट आईआरएन फंक्शन को यूज करके आप अपने इन इनवॉइसेस में आईआरएन इंफॉर्मेशंस या क्यूआर कोड को डायरेक्ट आईआरपी पोर्टल से फैच कर सकते हैं, सो दैट कि आपके ई इनवॉइसेस में डेटा अप टू डेट हो जाए।
आइए अब देखते हैं कि टैली प्राइम में गेट आईआरएन फीचर को आप कैसे यूज करेंगे। आप गो टू मेनू पे जाके ई इनवॉइस रिपोर्ट ओपन कर सकते हैं। इस रिपोर्ट को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ फॉर एन एग्जांपल यदि आप डेटा देखते हैं तो आपको आईआरएन अपडेटेड मैन्युअली में एक इनवॉइस दिखाई दे रहा है जिसमें हमने मैन्युअली एक आईआरएन एंटर किया है। अब ये डेटा हम फेच करना चाहते हैं पोर्टल से, तो हमने गेट आईआरएन पे प्रेस किया और गेट आईआरएन बटन को प्रेस करने के बाद आप एपीआई यूजर से लॉगिन करेंगे। यूजर पासवर्ड डालने के बाद टैली अपने आप कनेक्ट करेगा आईआरपी पोर्टल के साथ और जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन इस इनवॉइस से रिलेटेड है उसको इस इनवॉइस में अपडेट कर देगा। अब ये इनवॉइस आपको आईआरएन जनरेटेड फ्रॉम ई इनवॉइस सिस्टम में दिखाने लगेगा। इसको डिटेल करके आप इसका इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इस इनवॉइस को जब आप प्रिंट करके देखेंगे या इसका प्रीव्यू देखेंगे तो इसके हेडर में अब आपको क्यूआर कोड भी दिखाई देगा। तो इस तरह से आप आईआरपी पोर्टल से डेटा फेच करके अपने इनवॉइसेस को अपडेट कर सकते हैं। डेटा एंट्री में मिस्टेक होना, डुप्लीकेट इनवॉइस बन जाना या ऑर्डर कैंसिलेशन या और भी किसी वजह से आपको इनवॉइस रेफरेंस नंबर या ई इनवॉइस को कैंसिल करने की जरूरत या आवश्यकता हो सकती है। इसमें दो परिस्थितियां हो सकती हैं। पहला कि आपने पोर्टल पे ई इनवॉइस को यानी कि आईआरएन को कैंसिल कर दिया है और अब आप अपनी बुक्स में उसको कैंसिल करना चाहते हैं। दूसरा, आप आईआरएन को या ई इनवॉइस को अपनी बुक्स में भी कैंसिल करना चाहते हैं और साथ साथ में आईआरपी पोर्टल पे जाकर भी उसको कैंसिलेशन करना चाहते हैं। तो ये दोनों परिस्थितियों में कैंसिलेशन कैसे होगा इसके बारे में हम प्रोडक्ट में देखते हैं। इनवॉइस कैंसिलेशन करने के लिए आप टैली प्राइम में गो टू मेनू की मदद से ई इनवॉइस रिपोर्ट में जाएंगे। ई इनवॉइस रिपोर्ट में यहाँ आपको दिख रहा है कि दो इनवॉइसेस हैं जिनका आईआरएन जनरेट किया जा चुका है। यहीं पर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे कैंसिल आईआरएन बटन आपको दिखाई देगा। जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो टैली आपसे दो ऑप्शन पूछेगा, मार्क एज कैंसल्ड, अपलोड कैंसिलेशन। तो जो हम पहली परिस्थिति या पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं जिसमें आपने ई इनवॉइस आईआरपी पोर्टल पे पहले से ही कैंसिल कर दिया है और अब आप टैली में उसको बताना चाहते हैं या मार्क करना चाहते हैं कि ये कैंसल्ड है, तो इसके लिए आप जो पहला बटन है मार्क एज कैंसल्ड, इस बटन को प्रेस करेंगे। तो व्हेन यू प्रेस दिस बटन, टैली उस इनवॉइस को मार्क्ड फॉर कैंसिलेशन के लिए कैटेगराइज कर देगा और यहां से उठा के वो आईआरएन कैंसल्ड में मार्क एज आईआरएन कैंसल्ड में रिपोर्ट करेगा। यहाँ पे आप उसका आईआरएन नंबर चेक करना चाहते हैं तो डिटेल में देख भी सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं जहां पे आप टैली में ई इनवॉइस को कैंसिल करना चाहते हैं, साथ में पोर्टल पे भी उसे आप अपडेट करना चाहते हैं। तो ये दो स्टेप में होगा। पहला, आप उसे सिलेक्ट करके अपडेट फॉर कैंसिलेशन करेंगे, रीजन फॉर कैंसिलेशन सिलेक्ट करेंगे और रिमार्क्स डालेंगे। रीजन एंड रिमार्क्स ये दोनों जरूरी इंफॉर्मेशन है। यदि आपने ये नहीं दिया तो आपके कैंसिलेशन ऑफ ई इनवॉइस रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ये इंफॉर्मेशन एक बार अपडेट करने के बाद आप एक्सचेंज मेनू में जाएंगे और एक्सचेंज मेनू में जितने भी पेंडिंग फॉर कैंसिलेशन इनवॉइसेस हैं उन्हें आप सेंड करेंगे। तो ये दूसरी स्टेप है जिससे टैली के द्वारा डायरेक्ट आईआरपी पोर्टल पे आपके इनवॉइसेस को कैंसिल किया जाएगा। तो यहां आप एपीआई यूजर का क्रेडेंशियल प्रोवाइड करेंगे और ये लॉगिन करने के बाद कैंसिलेशन की इंफॉर्मेशन टैली एज ए जीएसपी आईआरपी पोर्टल के साथ सिंक करेगा और आपका ये ई इनवॉइस या आईआरएन पोर्टल पर भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि यदि आपने ई वे बिल भी जनरेट किया है
तो आपको पहले ई वे बिल कैंसिल करना होगा, तब आप ई इनवॉइस को कैंसिल कर पाएंगे। और अब आप इस इनवॉइस को भी कंफर्म कर सकते हैं कि ये इनवॉइस कैंसिल्ड फ्रॉम ई इनवॉइस सिस्टम्स में दिखाई देने लगा। यदि आपके इनवॉइस आईआरपी यानी कि इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल द्वारा रिजेक्ट किए जा चुके हैं, तो आप टैली प्राइम में ई इनवॉइस रिपोर्ट की मदद से, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया था, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस वजह से उन्हें रिजेक्ट किया गया है, वो भी आप पता कर सकते हैं और उन्हें ठीक करके दोबारा से ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। यदि आप आईआरएन नंबर और क्यूआर कोड को डिलीट करके किसी इनवॉइस को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर से यूज करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। ई इनवॉइस के लिए डेटा एक्सचेंज करने के दौरान आने वाली एरर्स या रिजेक्ट के कारणों को जानने के लिए आप गो टू मेनू पे जाएंगे, ई इनवॉइस रिपोर्ट ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको रिजेक्ट बाय ई इनवॉइस सिस्टम सेक्शन में ऐसे इनवॉइसेस दिखेंगे जिनको ई इनवॉइस सिस्टम ने रिजेक्ट किया है। इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको वो सारे इनवॉइसेस दिखेंगे और इसी के साथ किस कारण से या ऐसे कौन सी वजह है जिस वजह से आईआरपी सिस्टम ने इस इनवॉइस को रिजेक्ट किया है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट करने के लिए आप इस इनवॉइस को ओपन करके और इसमें जो ज़रूरी करेक्शंस हैं, जैसे एचएसएन कोड या आपने गलत जीएसटीआई नंबर दिया है या जो भी गलती हुई है, उसे ठीक करके दोबारा से आप इसे एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई डेटा इनवैलिड है और टैली ने उसको आइडेंटिफाई किया है, तो मिसिंग इनवैलिड इंफॉर्मेशन के सेक्शन में आप ऐसे इनवॉइसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जो गलतियां उनमें हुई हैं उसको आप यहां से ठीक कर सकते हैं। ई इनवॉइसिंग प्रोसेस के दौरान अलर्ट्स की मदद से आप परिस्थितियों को कंट्रोल में रख सकते हैं। जैसे मल्टी यूजर के केस में एक साथ कई सारे यूजर यदि इनवॉइस बनाते हैं और उनमें यदि रिडंडेंसी यानी कि डुप्लीकेशन ऑफ डेटा की यदि कोई पॉसिबिलिटी है, तो आपको अलर्ट के द्वारा टैली सचेत करेगा और गलती करने से बचाएगा। इसी के साथ गलती से यदि आप किसी भी आईआरएन को डिलीट करते हैं, कैंसिल करते हैं या मॉडिफाई करते हैं, तो अलर्ट्स आपको ऐसा करने में रोकेंगी या आपको इसे चेंज करने के लिए मना करेंगी। आईआरपी पोर्टल के साथ डेटा एक्सचेंज होने के दौरान आने वाली एरर्स के लिए आप परेशान ना हो। जब भी कोई एरर आएगा, आपके पास टैली में रिपोर्ट है जिसमें आप फेलियर होने के कारण या रिजेक्ट होने के कारणों को या उसके सारे स्टेटस को देख सकते हैं और उन्हें रिजॉल्व भी कर सकते हैं। विभिन्न परिस्थितियों के हिसाब से ई इनवॉइस आपके बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करेगा और ऐसी स्थितियों में आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं जहां आप अकाउंटिंग और बिलिंग के लिए किसी दूसरे सॉफ्टवेयर या किसी अन्य सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, टैली का आप इस्तेमाल नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में कि जब आप ई इनवॉइसिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल है और आप ई इनवॉइसिंग के लिए या आपके अकाउंटिंग के लिए टैली के अलावा किसी अन्य सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहते हैं, ऐसी परिस्थितियों में हम आपको सुझाव देंगे कि आप
सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि आपका ई इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किए गए स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स के लिए तैयार है या नहीं। आपको ये भी देखना होगा कि आपका सॉफ्टवेयर जीएसपी यानी कि जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर है या नहीं। यदि आपके सॉफ्टवेयर का जो वेंडर है वो जीएसपी नहीं है, तो आपको एक जीएसपी का भी चुनाव करना होगा, क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर को उस जीएसपी की मदद से ही आप ई इनवॉइसिंग की सुविधा का उपयोग कर पाएंगे। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं वो ई इनवॉइस की विभिन्न परिस्थितियों को सुनिश्चित कर सके या उनको हैंडल कर सके, जैसे कि सिंगल इनवॉइस बनाना या अपलोड करना, बल्क ई इनवॉइस अपलोड करना, ई इनवॉइस को कैंसिल करना, ई वे बिल के साथ ई इनवॉइस को जनरेट करना, स्टेटस वाइज रिपोर्ट देखना इत्यादि। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के आप एक सही सॉफ्टवेयर का चुनाव कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें आप अपने अकाउंटिंग और बिलिंग दोनों के लिए टैली का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हम मानते हैं कि आप आपके अकाउंटिंग और बिलिंग दोनों के लिए tally.erp9 रिलीज 6.6.3 का उपयोग करते हैं। इस परिस्थिति में ई इनवॉइस आपको कैसे इम्पैक्ट करेगा और आपको क्या करना चाहिए। तो हम आपको सुझाव देना चाहते हैं कि आप पहले तो ये सुनिश्चित करें कि जीएसटी डिपार्टमेंट से आपको इस तरह की सूचना मिली है कि आपके लिए ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। दूसरा, ई इनवॉइसिंग जनरेट करने के लिए आपको टैली के लेटेस्ट रिलीज टैली प्राइम पे आना होगा, सो दैट कि आप ई इनवॉइसिंग को मैनेज कर सकें और आसानी से उसके विभिन्न प्रकारों को या विभिन्न परिस्थितियों को हैंडल कर सकें। आपके क्लाइंट या आपके कस्टमर आपसे ई इनवॉइस की अपेक्षा रखते हैं या रखेंगे, क्योंकि आपके सप्लायर या आपके कस्टमर दोनों के लिए आईटीसी अब इसी की वजह से क्विकली और इजीली ट्रांसफर होगा। वहीं आपके सप्लायर जब आपको इनवॉइस देंगे तो आपको उसका ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए या वैलिडिटी चेक करने के लिए उसके आईआरएन या क्यूआर कोड को आप वैलिडेट कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में हम ये जानते हैं कि आप की मल्टीपल ब्रांचेस हैं और आप टैली यूज करते हैं अकाउंटिंग और बिलिंग के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में जहां आपकी 3 ब्रांचेस हैं पूरे भारत में और ये तीनों ब्रांचेस आपके ई इनवॉइसिंग के में एप्लीकेबिलिटी आती है और आज आप tally.erp9 रिलीज 6.6.3 यूज करते हैं सारी लोकेशंस पे अकाउंटिंग और बिलिंग के लिए। तो ऐसी परिस्थितियों में हम आपको सुझाव देना चाहते हैं कि आप अपनी सभी ब्रांचेस पे टैली प्राइम के लेटेस्ट रिलीज को अपडेट करें, जिससे कि आप सभी ब्रांचेस से ई इनवॉइसेस जनरेट कर पाएं। वहीं साथ ही आपके क्लाइंट आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ई इनवॉइस उनको जनरेट करके दें उनकी परचेजेस के लिए। वहीं दूसरी तरफ आपके सप्लायर से आने वाले इनवॉइसेस को आपको वैलिडेट करना होगा कि वो इलेक्ट्रॉनिकली ऑथेंटिकेटेड हैं, उन पे आईआरएन और क्यूआर कोड है, सो दैट कि आप आईटीसी अवेल कर सकें। टैली प्राइम रिलीज 1.1 को हमने इस तरह डिजाइन किया है कि आप बड़ी आसानी से ऑनलाइन ई इनवॉइसेस को जनरेट कर पाएं टैली जीएसपी की मदद से।
पूरा प्रोसेस जैसे इनवॉइस क्रिएट करना, लॉगिन करना, अपलोड करना, आईआरएन जनरेट होना और आईआरपी पोर्टल से उसको डाउनलोड करके इनवॉइसेस को अपडेट करना, ये सभी प्रोसेस अपने आप में इंटीग्रेटेड मोड में होंगे जीएसटी सिस्टम के साथ। इसके लिए आपको टैली से बाहर आने की जरूरत भी नहीं होगी। आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि आप ई इनवॉइस वाउचर एंट्री करते हुए अपने डे टू डे एक्टिविटी के साथ कर सकते हैं, चाहे वो एक इनवॉइस के लिए जनरेट करना हो, चाहे वो दिन के अंत में आप सारे इनवॉइसेस के लिए बल्क इनवॉइसेस जनरेट करना चाहते हो। आप ई वे बिल भी ई इनवॉइस के साथ जनरेट कर पाएंगे। आपको एक सिंगल इंट्यूटिव रिपोर्ट भी मिलती है जिसमें आप ई इनवॉइसेस के सभी स्टेटस के साथ उनकी रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं। आप अपने ई इनवॉइसेस को ऑफलाइन भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप जेसॉन फाइल जनरेट करके मैन्युअली पोर्टल पे लॉगिन करके अपने ई इनवॉइस जनरेट कर सकें। हो सकता है इंटरनेट आपके पास नहीं है, तो उस परिस्थिति में ये आपको मदद करेगा। आपके पास एमआईएस रिपोर्ट्स हैं जिसमें आप अलग अलग परिस्थितियों में ई इनवॉइसेस को यदि आप कैंसिल करना चाहते हैं या इंफॉर्मेशन अपडेट करना चाहते हैं पोर्टल के मुताबिक, तो आप गेट आईआरएन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आप ई इनवॉइस को क्यूआर कोड, आईआरएन और दूसरी ज़रूरी इंफॉर्मेशन के साथ अलग अलग फॉर्मेट में, यानी कि सिंपल, कंप्रिहेंसिव या पीओएस यानी कि रिटेल इनवॉइसेस में भी प्रिंट कर सकते हैं और प्री प्रिंटेड स्टेशनरी को भी ये सपोर्ट करता है। तो टैली प्राइम की मदद से ई इनवॉइस को जनरेट करना आपके लिए बहुत आसान होगा। टैली जीएसपी होने की वजह से आईआरपी पोर्टल पे इस ई इनवॉइस के डेटा को अपडेट करना, जीएसटी सिस्टम पे उसके साथ ही डेटा अपडेट होना, आपके ई वे बिल पोर्टल पे डेटा अपडेट होना, ये सारी चीज़ें अपने आप होंगी। और इन सब को करने के लिए आपको टैली से बाहर आने की ज़रूरत नहीं होगी। विद इन टैली आप ये सारा कुछ काम कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम इस सेशन के अंतिम चरण में हैं और अब आपकी यदि कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो ये फोरम अब आपके लिए ओपन है, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं।